देखो फ्री ऑसिलेशन में क्या होगा, इसमें ना हमारे जो टॉपिक है, बस टॉपिक है, उसमें मैथमेटिकल पोर्शन हमें कवर नहीं करना है इसमें। सो फर्स्ट इज फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन का मतलब इफ अ बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेशन इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड लेफ्ट टू इटसेल्फ इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ओन। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग को, आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने उसको एक बार इसे इसे नीचे खींच दिया है, उसके बाद क्या होगा, ऊपर नीचे खुद से ऑसिलेट करती रहेगी। तो इस तरह के ऑसिलेशन को, जिसमें बस आपको शुरुआत में एक बार उसको स्ट्रेच करना है, ठीक है, शुरुआत में आपको डिस्प्लेस करना है बॉडी को, उसके बाद वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, जो लिखा है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ओन, इसी को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो अपनी अपनी ऑन फ्रीक्वेंसी से, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होता रहेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और स्प्रिंग के केस में, इन केस ऑफ स्प्रिंग, जो फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी का, वो हो जाएगा 1/2π√K/m। एक और चीज इसमें कि फ्री ओसिलेशन में, जैसे हम अभी तक हम पढ़ भी रहे थे ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्री ओसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, इट विल नॉट चेंज, इसलिए इसको फ्री ओसिलेशन भी बोला जाता है। टाइम का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा कॉन्स्टेंटली। अगर मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये हो गया जैसे उस पर कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स ना लग रहा हो, ये ठीक है, तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स तो खैर उसका अपना होगा, लेकिन मान लीजिए बाहर से जैसे डैम्प फोर्स हो गया, डैम्पिंग हो गई, उसमें डैम्पिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, या एयर रेजिस्टेंस उसमें नहीं लग रहा होगा, तो ऐसे केस में जो ऑसिलेशन होगा वो कहलाएगा अनडैम्प ऑसिलेशन। अनडैम्पिंग का मतलब, अनडैम्प का मतलब ये हो गया कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। एम्पलीट्यूड की बात करूं मैं, डिस्प्लेसमेंट तो कंटिन्यूअसली वेरी करेगा, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ना दोनों तरफ, वो कांस्टेंट होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पर आप ग्राफ देख पा रहे होंगे। The amplitude of the oscillation depend on the energy supplied initially to the oscillator। अभी जो एम्पलीट्यूड है, मतलब ये जो मैक्सिमम है मिनिमम वैल्यू डिपेंड कर रही है यहाँ पर, ये एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है कि इनिशियली आपने उसको कितने ताकत से कितना ज्यादा एनर्जी दी होगी। फॉर एग्जांपल, आइडियली मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जैसे कोई बच्चा इस पर बैठा हुआ है और आप उसको झूला झुला रहे हो, तो क्या होगा, जितनी तेजी से आप इनिशियली उस पर एनर्जी सप्लाई करोगे उतना ज्यादा दूर तक ये झूला जाता है ना। हालांकि ये नॉन आइडियल केस है क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड कुछ समय बाद डिक्रीज हो जाएगा, बट कंसिडरिंग कि यहाँ पर कोई एयर वगैरह नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, और आइडियल पुली यहाँ पर लगाई हुई है, तो ऐसे में जितनी ज्यादा एनर्जी आप शुरुआत में उसको सप्लाई कर दोगे, वो फ्रीली उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आगे इसमें लिखा है द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मतलब स्प्रिंग के केस में अगर बात करें तो जो डिपेंड करेगी वो मास पर डिपेंड करेगी, डायमेंशन पर डिपेंड करेगी, और रिस्टोरिंग फोर्स पर डिपेंड करेगी, ठीक है। यानी कि जैसे अगर पेंडुलम है या स्प्रिंग है या झूला है, तो उनके जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होगी उन पर डिपेंड करती है, और जो इनर्शियल प्रॉपर्टी होगी जैसे मास, उस पर डिपेंड करेगी। ये क्या होगा, फ्री ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन का मेन पॉइंट क्या है कि बस शुरुआत में आपको बॉडी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद वो स्वतः खुद ही ऑसिलेट करती रहेगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। कोई डाउट इसमें? सर ये हर स्प्रिंग में वर्क करेगा ना? किसी भी ऑसिलेटर में, आइडियल स्प्रिंग अगर है ठीक है तो। सर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। ओके, द वाइब्रेशन ऑफ प्रोन्स, जैसे ट्यूनिंग फोर्क है उसका वाइब्रेशन, या फिर स्ट्रिंग का वाइब्रेशन, या फिर बोब का वाइब्रेशन, ये सब फ्री ऑसिलेशन है। इसमें जो बोब होगा मीन ऑसिलेशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, ठीक है। ये जनरल एग्जांपल है ऑसिलेशन के, सिंपल हार्मोनिक मोशन के। नेक्स्ट है बेटा डैम्प ऑसिलेशन, ये इंपॉर्टेंट भी है, मतलब इंपॉर्टेंट केस की कैसे डिफाइन आप करोगे मैथमेटिकली, हम नहीं चलेंगे इस पर, मैथमेटिकल पोर्शन अब इसका हटा दिया गया है। डैम्प, डैम्प का मतलब होता है डैम्पिंग होना। डैम्पिंग का मतलब ये है कि जो उसका एम्पलीट्यूड है ना, वो टाइम के रेस्पेक्ट में धीरे 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 एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। जैसे आप इस वाले ग्राफ में देख रहे होंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्प्रिंग का वो तो वेरिएबल होता ही होता है, लेकिन इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा
स्प्रिंग का वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा, यानी वो टाइम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, डैम्प ऑसिलेशन में इसको डैम्पिंग भी बोला जाता है। इसी जो प्रोसेस होता है ना डैम्पिंग, डैम्पिंग फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, आप उसको आइडियली भी देख मतलब वैसे भी देखोगे ना, हवा में अगर आपने उसको एक बार खींचा तो कुछ समय बाद वो रुक जाएगी, क्यों? क्योंकि उसमें डैम्पिंग हो रही है। या फिर उसी स्प्रिंग को अगर आप पानी में ले जाकर के वाइब्रेट करवा रहे हो तो उसमें भी क्या होगी, डैम्पिंग होगी। बार बार वो टू एंड फ्रो मोशन तो हो रहा होगा, लेकिन हर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि द ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होगा उसके हिसाब से या उसके रेस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड डायरेक्टली डिक्रीज होता रहेगा। इसको बोलते हैं डैम्प ऑसिलेशन। एग्जांपल हो जाएगा इसका, जैसे आइडियली अगर आप किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर आप ऑब्जर्व करो एयर में, पेंडुलम को ऑब्जर्व करो एयर में, तो उसमें वो डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, फ्रिक्शन, तो इसमें फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है, मतलब जैसे एयर फ्रिक्शन हो गया या फिर वाटर की वजह से फ्रिक्शन हो गया, तो अब फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट होगा, इट चेंजेस द सिंपल हार्मोनिक मोशन इनटू पीरियडिक मोशन। तो एसएचएम तो होगा लेकिन उसको कन्वर्ट कर देगा पीरियडिक मोशन में। एम्पलीट्यूड जो होगा वो डिक्रीज होगा, इट स्लाइटली रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, धीरे धीरे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डिक्रीज होती रहेगी। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना ऑब्जेक्ट का, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है टाइम पर। इस तरह से जैसे यही जो ग्राफ है ना, ये दिखा रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, जबकि नॉर्मल जो ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन में मैंने आपको बताया था उसमें एक कोस ओमेगा टी थी, तो उसमें तो कंटिन्यूअसली जो एम्पलीट्यूड था वो कांस्टेंट रहता था टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो यस सर। डिक्रीज करता रहेगा। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे स्प्रिंग को आप पानी में वाइब्रेट करवा रहे हो या हवा में वाइब्रेट करवा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं वहां पर एक्सटर्नल फैक्टर जरूर इन्फ्लुएंस करेगा उसके ऑसिलेशन को। क्लियर है? ये डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट अगर आपको डायरेक्टली समझाना हो तो एग्जाम में। We can say that the energy, the total mechanical energy, the total mechanical energy of spring, स्प्रिंग मतलब या फिर कोई भी जो भी पर्टिकुलर ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर, उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, जबकि उसमें एनर्जी कंजर्व रहती थी फ्री ऑसिलेशन में। देखो फोर्स ऑसिलेशन क्या होगा, व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फ्री ऑसिलेशन की बात करूं तो फ्री ऑसिलेशन में आपने बस एक बार इनिशियली उस पर कुछ फोर्स लगाई होगी, डिस्प्लेस किया होगा, उसके बाद वो फ्रीली टू एंड फ्रो मोशन हो रहा था उसका। ठीक है, लेकिन फोर्स ऑसिलेशन में क्या होगा, आप जो फोर्स इस पर लगा रहे हो वो कंटिन्यूअसली फोर्स ऑसिलेट कंटिन्यूअसली फोर्स लगेगी, और जो फोर्स आप लगा रहे हो ना वो फोर्स पीरियडिक होगी मोशन में, मतलब कि टाइम वेरिएबल तो होगी लेकिन कंटिन्यूअसली वो फोर्स उस पर लगती रहेगी। हाँ, कभी कम लगेगी कभी ज्यादा लगेगी। तो मेन पॉइंट जो होता है फोर्स ऑसिलेशन का वो ये है कि जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो इट मस्ट बी पीरियडिक फोर्स। वो कैसी रहेगी, पीरियडिक इन नेचर। ठीक है, नॉट विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी बट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स। एक और बात कि फ्री ऑसिलेशन में जो भी स्प्रिंग है या पेंडुलम है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते थे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से उसमें वाइब्रेशन होता था ओमेगा। लेकिन यहाँ पर जो स्प्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो डिपेंड करेगी जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पर डिपेंड करेगी है। मतलब जो ऑसिलेशन होगा स्प्रिंग का, स्प्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? स्प्रिंग भी हो सकता है, पेंडुलम भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन पॉइंट है कि बाहर से पीरियडिक फोर्स उस पर लग रही होगी, और जो भी देखो ओमेगा होता है ना पीरियडिक है तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो जो भी फ्रीक्वेंसी से की फोर्स आप उस पर इम्प्लाई करोगे उसी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेगा। इट्स ऑसिलेशन आर सेड टू बी फोर्स ऑसिलेशन, तो इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑसिलेशन। इसमें जो बाहर से फोर्स लगा रहा है वो होता है ड्राइवर, और जिस पर फोर्स लग रही है वो कहलाती है ड्राइविंग बॉडी। ठीक है,
इसका एग्जांपल देखो, व्हेन अ स्टेम ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्स इज pressed against a table, a loud sound is heard. This is because the particle of the table are forced due to the vibration of the frequency. इसका आप ऐसे एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने किसी स्प्रिंग या ट्यूनिंग फोर्स आपने ली और इसको आपने इस पर वाइब्रेट करवा दिया है, तो आप देखोगे कि आपको पास बहुत मतलब आवाज सुनाई देती है। तो एयर के जो यस मॉलिक्यूल सर। है ना, उस टाइम पर वो एयर के मॉलिक्यूल उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी से ये जो ट्यूनिंग फोर्स है इसमें वाइब्रेशन होगा। तो ट्यूनिंग फोर्स जब वाइब्रेट कर रही है, ये एयर के मॉलिक्यूल से जाकर के उस पर फोर्स लगाएगी और वो पीरियडिक फोर्स लगेगी और वही ऑसिलेशन फिर आपको सुनाई देते हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर या ड्राइवर हो गया ट्यूनिंग फोर्स, और जिस जो एयर के मॉलिक्यूल हो गए वो हो गए ड्राइविंग बॉडी। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन अ फ्री एंड ऑफ द string of simple pendulum is held in hand and the pendulum is made to oscillate by giving the jerks of the hand, the pendulum execute force oscillation, its frequency is same that the periodic force exerted by hand। अब मान लो एक बार तो हमने पेंडुलम को ऊपर लटका दिया है, वो वाइब्रेट कर रहा है थोड़ा सा डिस्प्लेस करके, वो तो फ्री ऑसिलेशन हो जाएगा, फ्री ऑसिलेशन। लेकिन किसी बच्चे ने या किसी ने भी उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और फिर उसमें उसको हिला रहा है, अपने हाथों को हिला रहा है, लेकिन हाथ के हिलाने की वजह से क्या होगा, जो पेंडुलम है वो भी ऑसिलेट करेगा अगर टू एंड फ्रो, तो उसको भी हम कहेंगे फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, क्लियर है यस क्या होता है सर। फोर्स ऑसिलेशन? तो इतना एग्जांपल काफी है। आप इसमें कोई भी एक एग्जांपल लिख लीजिए ना, और ये लिख लेना कि जो भी वैसे इसमें नोट लिखा ही है, बाकी एक्सटर्नल कुछ और लिखने की जरूरत नहीं, फोर्स ऑसिलेशन की डेफिनेशन और उसका कोई भी एक एग्जांपल। इसमें आपको बताऊंगा मैं रेजोनेंस और रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है और कैसे जनरेट हो सकती है इसके वेरियस इफेक्ट। आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे मान लो घर के ऊपर से अगर एरोप्लेन जा रहा हो, एयर जेट जा रहा हो, तो जो घरों की विंडो होती है उसके जो ग्लासेस होते हैं ना, वो वाइब्रेट करने लगते हैं, उनमें खुद में आवाज आने लगती है। ऐसा कभी फील किया है आपने? इसी तरह से मान लीजिए जैसे कभी ये भी सुना होगा, कोई इतने बेहतरीन सिंगर होते हैं कि वो अपनी आवाज से जो ग्लास होता है उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सब होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच होने की वजह से। अब रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस ऑसिलेशन क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ फोर्स ऑसिलेशन, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना फोर्स ऑसिलेशन, उसी का केस है, इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, जो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर की उनसे मैच हो जाए एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज वेरी लार्ज, सच ऑसिलेशन आर कॉल्ड रेजोनेंस ऑसिलेशन एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। दोबारा बताता हूँ मैं इस पूरी डेफिनेशन को। मान लीजिए आपके पास ये ग्लास है, और ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, किसी भी चीज के मॉलिक्यूल्स, वो रूम टेम्परेचर पे उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होता रहता है। ठीक है ना, उसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता रहता है, वाइब्रेशन होता रहता है, और बाहर से आप उस पर इस तरह की साउंड को इम्पार्ट करवा रहे हो सच दैट कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वही इसकी बाहर से जो फोर्स लगा रहे हो, लेट उसकी जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा एफ है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन है। तो अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। और ये जो ओमेगा एफ और ओमेगा एन अगर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उस केस में जो ग्लास होता है ये ब्रेक भी कर सकता है, जैसा आपने यहाँ पर देखा भी होगा। तो मेन चीज क्या है इसमें कि बाहर से जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, उस ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर से मैच हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? जैसे व्हाट डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी, मतलब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, या फिर स्प्रिंग के केस में टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के, तो दोनों में एल मास, ठीक है, यहाँ पर जी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, यहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो ये डायमेंशन पे डिपेंड करेगी, डायमेंशन एक तरह से लेंथ कितनी है, मास कितना है, और इलास्टिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसी है।
ठीक है, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम गो ऑन डिक्रीजिंग। तो इसका रीजन आप मुझे बताइए, एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज करता रहता है ऑसिलेटिंग पेंडुलम का? अगर मान लीजिए आप एयर में एक पेंडुलम को ऑसिलेट करवा रहे हो, आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ समय बाद उसका जो ऑसिलेशन है वो डिक्रीज होता रहेगा। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्योंकि सर एयर फ्रिक्शन लगा रही होती है उस पे। यस, जिसकी तो वजह से तो यस तो सर उसकी एम्पलीट्यूड कम हो जाती है। यस, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहेगा कंटिन्यूअसली। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, व्हाई द आर्मी ट्रूप्स नॉट अलाउड टू मार्च इन स्टेप्स व्हाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज। मतलब कि वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो इससे आप बता दीजिए क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसी एडवाइस की जाती है कि आप एक साथ मार्क ना करो? क्योंकि सर जब आर्मी ट्रूप चलेंगे तो सर जब फ्रीक्वेंसी होगी उनके फुटस्टेप से तो सर वो ब्रिज को ब्रेक कर सकती है। वो अगर कब करेगी, जब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बुल की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, एंड ड्यू टू द यस रेजोनेंस सर। द ब्रिज में पिक अप अ लार्ज एम्पलीट्यूड और वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी है, पासिंग एरोप्लेन समटाइम कॉज द रैटलिंग ऑफ द विंडो ऑफ हाउस। तो वही चीज है इसमें भी, अगर दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो जाती है, उस केस में देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ रैटलिंग ऑफ द विंडो ऑफ द हाउस। सेम क्वेश्चन था जो हम डिस्कस कर रहे थे।